हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। आपका रह गया हुआ था, थर्ड भी रह गया है, बट इसको पहले कर लेते हैं फोर्थ को, क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बाद स्टार्ट करनी है या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट हैं इसमें जो कि आपके आगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में यूज़ होंगे। ओके, तो जनरली मैं इंट्रोडक्शन से बता देती हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इस यूनिट में। ओके, स्टार्टिंग सा पोर्शन बता रही हूँ। पहले तो हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि कौन किस तरह की बॉन्डिंग होती है। एक होती है इंटर एटॉमिक और एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक मतलब एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है। ओके, और इंटर मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है। तो इंटर एटॉमिक जो है कई टाइप की है, जैसे कि आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। ओके, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मेटेलिक जो होती है वो क्या करती है, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स को, जो एटम्स को जो है इलेक्ट्रॉन के थ्रू कैप्चर करके रखेगी, उसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना। इंटर मॉलिक्यूलर होगी जिसमें हम पढ़ेंगे वंडरवॉल फोर्सेस। ओके, वो भी 5 टाइप्स की हैं। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, वो भी 2 टाइप्स की है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इंटर मॉलिक्यूलर होती है ना, ये वीक बॉन्डिंग होती है, और जो इंटर एटॉमिक होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे अगर आप देखो, इनकी बॉन्डिंग एनर्जी जो है 200 to 400 किलो जूल पर मोल है, और इनकी जो बॉन्डिंग एनर्जी है वो 2 to 40 किलो जूल पर मोल है ना। तो यहाँ पे जो है का बहुत डिफरेंस है बॉन्ड एनर्जी में। तो इन सब बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसको तो मैं आज ही पढ़ा दूंगी, है ना। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, क्यों होती है केमिकल बॉन्डिंग, है ना। फिर पढ़ेंगे हम आयनिक बॉन्ड के बारे में, पूरा डिटेल में जाएंगे कि उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। फिर परसेंट ऑफ कोवलेंट करैक्टर, जिसको हम फजान्स रूल बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस में कितना कोवलेंट करैक्टर है, किस में नहीं है ना। तो वो हमें फजान्स रूल बताता है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में आप इस लेक्चर में आएगा। ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज़ होता है फजान्स रूल। ओके, फिर हम कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग जो है डायरेक्शनल होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट के बारे में। आयनिक में आपने देखा हमने स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ना है, बट कोवलेंट में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड में स्ट्रक्चर तो बनता ही नहीं है, वो बॉन्ड थोड़ी बनाते हैं, वो तो अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। जब अट्रैक्शन होगी तो बस वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, अट्रैक्ट होके। जुड़े भी नहीं होते हैं, बस पास पास होते हैं, क्लोजली, ठीक है, क्लोज हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं, जुड़ते भी नहीं है। ओके, थ्योरीज पढ़ेंगे फिर हम कोवलेंट बॉन्डिंग की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं। फिर VSEPR विस्पर थ्योरी पढ़ेंगे हम, है ना। विस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन, ठीक है। तो जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो है रिपल्शन होती है आपस में, वो किस तरह से जो है क्लोज आ जाते हैं या दूर चले जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मोट बोलते हैं। ओके, इसी बीच में एक कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का भी आएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ठीक है। एक जो बड़ी पुरानी थ्योरी है कॉज के लिए, वो ये है कि टू अचीव द ऑक्टेट टू कंप्लीट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें 8 मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो उसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। इनर्ट गैस की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP6। तो देखो बाहर वाले शेल की बता रही हूँ मैं, NH2 NP6 2 6 8
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले, हीलियम को छोड़ के, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सारे जो एटम्स हैं, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें या अचीव कर सकें, ठीक है। वो ये कोशिश करते हैं कि वो ऑक्टेट अचीव कर सकें। तो इस कोशिश में जो है फिर वो केमिकल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी लेने के लिए। ऐसे वो स्टेबल नहीं होते हैं। जब वो उनके वैलेंस के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पूरे हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएंगे, है ना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, एक और रीज़न है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो जितनी कम एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, उतना स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। अब मान लो ये एक रिंग है, एक में बॉल ऊपर है और एक में बॉल नीचे है, तो कौन सी स्टेबल होगी? ऑब्वियसली जिसकी एनर्जी लो है, जो नीचे है ना, तो वो स्टेबल पोजीशन है। यहाँ से यहाँ को भी गिर सकता है, यहाँ को भी गिर सकता है, स्टेबल पोजीशन नहीं है। तो लो एनर्जी पे स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। अब मान लो ये मैंने एक एटम लिया ए और बी, इनके न्यूक्लियस को मैंने बोला Na और Nb और इलेक्ट्रॉन को बोला Ea और Ab। तो Na के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Na और Nb के बीच में रिपल्शन होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी के बीच में रिपल्शन होगी, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। और उसी तरह से Na-Eb के बीच में अट्रैक्शन होगी। तो दो टाइप्स की जो है यहाँ पे फोर्सेस है, एक रिपल्शन एक अट्रैक्शन। तो ये जब फोर्सेस लगती हैं तो बॉन्ड जो है, अगर अट्रैक्शन हो रही है तो बॉन्ड क्लोज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है वो क्लोज आना स्टार्ट होते हैं। तो एक टाइम पे ये एटम्स इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि इससे ज़्यादा ये क्लोज नहीं जा सकते, ठीक है। स्टेबल हो जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। उसके बाद जो है वो क्या होगी, रिपल्शन ही हो सकती है, अट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। अट्रैक्शन वाली फोर्स जो है वो पूरी हो गई, उस टाइम पे जो बॉन्ड लेंथ, बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। कब, जब ये पूरा अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, फिर जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये थी बॉन्ड लेंथ की बारे में। तो यहाँ पे जो है बड़ा ही एक ये डायग्राम फेमस सा है कि पोटेंशियल एनर्जी, देखो यहाँ से यहाँ आर जो है, आर के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं आर से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पोजीशन पे आर क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, ओके। मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो है इन्फिनाइट पे, है ना। और यहाँ पे जब देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, बहुत कम है, मतलब माइनस में जा रही है। जब जब डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, वो भी कम होती जा रही है ना। जब हम बीच का डिस्टेंस क्लोजर आते जा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो इस बीच के डिफरेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, आर नॉट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये ग्राफ आपको क्या बताता है, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताता है। इसके बाद देखो एकदम से पोटेंशियल एनर्जी हाई हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ से अब जो है डिस्टेंस उनका और क्लोज आना स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका कि किस तरह से जो है क्यों कॉम्बिनेशन होता है और पोटेंशियल एनर्जी लो क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका एक कंसेप्ट, एक पार्ट था इस वीडियो का, ओके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड, या उसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ओके। आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं नॉन मेटल्स को, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे आप देख लो यहाँ पे Na जो है मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, ओके। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन मेटल ले लेगा, क्लोरीन, ओके। गैस की फॉर्म, गैसियस फॉर्म में होते हैं ये सारे, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे देखो इसकी कन्फिग्रेशन है 287, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बाहर ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 28 बार वाले वैलेंस शेल में 8, यहाँ पे भी 288 वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने दे दिया, दोनों गैसियस स्टेट में है। फिर ये क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये इसको क्या करेगा,
अट्रैक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती हैं इनके बीच में, और ये फिर एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे गैसियस स्टेट में जो है ना ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। अब जरूरत क्या पड़ी, आप तो बोलोगे कि जी ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, अब जरूरत क्या है इनको बॉन्ड बनाने की। बॉन्ड बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट में मोस्ट अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड बनाएंगे ना तो ये स्टेबल आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। NaCl, कभी आपने देखा होगा NaCl को जो है हम इस तरह से बॉन्ड से नहीं लिखते हैं। NaCl इसी तरह से लिखा जाता है, बॉन्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड है। ओके, फिर बात करते हैं इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ओके, जो है 2 8, इसका वैलेंस सेल जो था वहां से 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, खाली है, और यहाँ वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, NaCl बना रहा है। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। Cl में बाहर कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक जो इलेक्ट्रॉन ये वाला है ये इसने Na से लिया है, तो इसको मैं स्टार से या किसी और चीज से डिनोट कर रही हूँ, और यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो ये बॉन्ड बनने से पहले की कहानी है, ये जो Na के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने दे दिया, और ये बॉन्ड बनने के बाद की कहानी स्ट्रक्चर है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको अगर बोला जाए कि पूरी रिएक्शन के साथ लिखो तो आप इस तरह से लिखोगे। इसी तरह से MgCl2 का देख लो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 2। ओके, तो Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है। ओके, और 2 क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जा रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो Mg2 जो है यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों को दे रहा है, और इन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जरूर शो करना है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज शो नहीं किया। इस तरह से भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, पर ये जो शो कर रहे हैं हम, ये बॉन्ड बनने से पहले का पोजीशन टाइमिंग है, स्ट्रक्चर है, और ये बॉन्ड बनने के बाद का स्ट्रक्चर। ओके, अब एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंसी का। ओके, इलेक्ट्रोवेलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। कितने लॉस्ट किए कितने गेन किए उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोवेलेंसी। तो इलेक्ट्रोवेलेंसी जो है हमेशा पॉजिटिव में लेंगे आप, कभी भी उसको नेगेटिव में नहीं लेंगे। चाहे वो लूज कर रहा है चाहे वो गेन कर रहा है, आप पॉजिटिव में लिखोगे। तो ग्रुप 1 की बात कर लेते हैं, लिथियम सोडियम पोटाशियम। इनकी इलेक्ट्रोवेलेंसी होती है 1, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर सकते हैं। ग्रुप 2 में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, तो उनको डोनेट करके ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। ओके, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, तो इनकी 2 वैलेंसी है। ग्रुप 13 जो है जैसे एल्यूमिनियम गैलियम, ठीक है, तो इनकी 3 वैलेंसी होती है। तो ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। फिर बात करते हैं ग्रुप 14 की, और ये जो है सिर्फ शेयरिंग करते हैं, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ओके, तो ये शेयर करते हैं, ये डोनेट नहीं करते हैं, लूज नहीं करते हैं, शेयर करते हैं, तो इनमें नहीं होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ग्रुप 15 है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक। ओके, तो ये इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 की जरूरत होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं 3 की। ओके, ग्रुप 16 ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, ये जो है इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे इनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को, है ना। तो इनकी वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। माइनस या प्लस में नहीं लिखना होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो हमेशा प्लस में ही होती है। ग्रुप 17 की बात करें, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इनकी वैलेंसी है 1। ग्रुप 2 से लेके 12 तक की बात नहीं करते हम, 2 की जो बात करते हैं, आगे 3 की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और ये वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं, मतलब डिफाइंड नहीं है, एक पक्का नहीं है कि यही वैलेंसी होगी जैसे इनकी है। वो कभी 2 की वैलेंसी शो करेंगे, कभी 3 की, जैसे आयरन है वो +2 या +3 में शो होता है ना। तो
पढ़ा है आपने रिडॉक्स रिएक्शन में, +2 + 3 की तरह ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो वो कैसे शो कर सकता है, मतलब उनमें कैपेसिटी है उनको 2 इलेक्ट्रॉन देने की या 3 इलेक्ट्रॉन देने की, तो मतलब वेरिएबल जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। अब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशंस क्या है या एनर्जी टर्म्स जो इन्वॉल्व हैं आयनिक बॉन्ड में। ठीक है, पहले बात करते हैं मेटल। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है गैसियस फॉर्म में तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो मतलब हमें इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करवाना है उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा पीछे पढ़ा था कि एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उतना अच्छा है, तो जितनी कम हमें देनी पड़े वो भी अच्छा है। ओके, नॉन मेटल देखो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो मतलब वो एनर्जी रिलीज करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म यूज होती है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो उसमें क्या रहेगी, फिर कम एनर्जी रह जाएगी, तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी उतना ही अच्छा है। तो मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो आयनिक बॉन्ड अच्छा होगा। अब बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो गैसियस फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, गैसियस कैटायन और एनायन मिलके जब बॉन्ड बना देते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी जो है मैक्सिमम होगी तो आयनिक बॉन्ड उतना ही अच्छा होगा। ओके, फिर इन आयनिक बॉन्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज मोर आयनिक। अब कैसे बताओगे आप? आपको पता है मैं आयनिक बॉन्ड जो है मेटल और नॉन मेटल के पास होगा, के बीच में होता है, तो जितना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर, जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे देखो NaF, NaCl, NaBr और Na के बीच में मेटल तो सेम है बट नॉन मेटल डिफरेंट है। तो नॉन मेटल अगर डिफरेंट तो किन में सबसे ज़्यादा मेटेलिक या आयनिक करेक्टर होगा? तो नॉन मेटल्स की आप बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नॉन मेटल जो है करेक्टर वो नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डिक्रीज हो जाता है नॉन मेटल करेक्टर। ओके, जब ये डिक्रीज हो जाता है मतलब नीचे जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, ऊपर ऊपर वाले का नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो हमें क्या चाहिए? नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा, तो F का ज़्यादा है और इसीलिए जो है ये मोर आयनिक है। अब बात करते हैं जब मेटल डिफरेंट हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, क्लोरीन सेम है, तो यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑब्वियसली रुबिडियम का जो है वो ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा, तो ये जो है ये मोर आयनिक होगा, और ये फिर लेस, फिर उससे लेस। ओके, फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड होती है। ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लैटिस बना देते हैं। ओके, तो आपको जो है ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ओके, सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा NaCl का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्रिस्टल्स बनाएंगे। ओके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वेरी हाई होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की बॉन्डिंग जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, उसको तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। ओके, कंडक्टिविटी, बैड कंडक्टर्स हैं सॉलिड स्टेट में। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो है आयंस जो है फ्री नहीं होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करने के लिए आयंस चाहिए होते हैं तभी वो मूव कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे जब आयंस ही फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कैसे होंगे अच्छे, है ना? तब तो हो नहीं सकते अच्छे। ओके, बट क्या होता है कि मोल्टन स्टेट में जो है या एक्व स्टेट में जो है ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि मोल्टन स्टेट में जो है इनके आयंस फ्री हो जाते हैं, आयंस फ्री हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होना स्टार्ट हो जाती है। एक्व स्टेट में क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है H2O के साथ जो जब मिलते हैं तो H2O की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करेगा तो वहाँ पे जो है वो आयंस जो है फ्री हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आइसोमेरिज्म की बात कर ले। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जो है आयनिक बॉन्ड शो नहीं करते। क्यों?
क्यों नहीं शो करते? क्योंकि ये जो है नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। इनमें आप कैसे शो करोगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर है? यहाँ पे तो शो ही नहीं कर सकते जब बॉन्डिंग ही नहीं हो रही है, सिर्फ क्लोजली अटैच्ड है एक दूसरे से। बट आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है सेम लैटिस 3D स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो मिलके जो है इकट्ठे होके बना देंगे। तो NaCl जब आप देखते हो तो एक नहीं देखते हो, NaCl का क्रिस्टल लैटिस आप जो है +2 में पढ़ोगे तो इस तरह से क्यूब में देखते हो, ओके, इस तरह से ये। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है क्यूब जो है ये डिवाइडेड होगा, ओके, ये डिवाइडेड होता है 4 पोर्शन में, मतलब 4 नहीं बहुत सारे पोर्शंस में डिवाइड होता है, छोटे 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 इस तरह से डिवाइड होता है ये। तो ये एक एक डब्बा जो है NaCl का है, ठीक है। ऐसा मान लो एक छोटू सा क्यूब जो है NaCl का है, ये इकट्ठे मिलके एक पूरा क्यूब बनाएगा। तो आपको जो है 3D स्ट्रक्चर दिखेगा, ये अलग अलग से नहीं दिखते, ओके। तो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं आयनिक बॉन्ड, आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं रिएक्शन कैसी होगी। ऑब्वियसली आयनिक रिएक्शन होगी, बट ये जो आयनिक रिएक्शन होती है ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, ओके, इंस्टेंट हो जाती हैं, सेकंड, बहुत ही 10⁻⁻⁶ सेकंड में जो है इतनी जल्दी हो जाएंगी ये रिएक्शन। इसीलिए जो इनका रेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोवलेंट का हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि वो स्लो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। आप +2 में केमिकल काइनेटिक्स का यूनिट पढ़ोगे, वहां पे आएगा इसका कंसेप्ट रेट डिटरमाइनिंग का, ठीक है। जैसे ये देख लो NaCl + AgNO3 के बीच में AgCl + NaNO3 बन रहा है, व्हाइट PPT। तो यहाँ पे क्रिस्टल्स बन रहे हैं ना, PPT बन रहे हैं, देखो PPT बन रहे हैं, तो मतलब ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो रही है। जैसे ही आप डालोगे ना AgNO3 में NaCl, उसी टाइम जो है PPT बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। तो इसलिए जो है इनका रेट हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है सॉल्युबिलिटी जो है हाइड्रेशन या जिसको हम सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं, उसके बेसिस पे जो है सॉल्युबिलिटी डिफाइन की जाती है। सो आयनिक बॉन्ड जो है या आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि वाटर। बट जो कुछ सॉल्वेंट्स है जैसे कि द पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद द आयंस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या करते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के आयन से पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर वाटर की प्रेजेंस में वो एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करती है, फिर उस आयनिक फोर्सेस को जो है ओवरकम कर जाती है और आयंस को तोड़ देती है। आयंस को तोड़ देगी तो फिर वो सॉल्यूबल हो जाएंगे वहां पे, ठीक है, सॉल्व हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं होते डिजॉल्व ये, जैसे कि बेंजीन CCl4, बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, ओके। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। आगे हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे कोवलेंट के भी बारे में भी, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग है आपकी नेक्स्ट, ठीक है, वो आपके अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।